नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है यहाँ पर, और रीजनिंग और मैथ की ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो डाली जा रही हैं। आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जीके और जीएस का दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जीके और जीएस की डिटेल वाइज यहाँ पर क्या कराया जाएगा, सॉल्यूशन कराया जाएगा। डिटेल वाइज यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जाएगा दोस्तों, और एक बेहतरीन जानकारी के साथ यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जाएगा, और उन क्वेश्चनों को यहाँ पर भी सॉल्व करवाया जाएगा जो कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए देखते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये बोला जा रहा है कि मेजबान मेजबान राज्य कितने शहरों की राष्ट्रीय खेल, बोला जा रहा है राष्ट्रीय खेल ने राष्ट्रीय खेल में कितने शहरों में कहीं ना कहीं मेजबानी की थी। 2023 की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर तो 5 होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन यहाँ से क्या बना था, एक सबसे पहले कि क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कब और कहाँ खेला गया था। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल 1940 में 1940 में बॉम्बे में 1940 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। बॉम्बे में आयोजित किया गया था, ठीक है दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर होगा 5 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ था। हालांकि क्वेश्चन पुराना है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, इसका आंसर जो हो जाएगा वो काहिरा मिस्र हो जाएगा। इसके बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। जानकारी क्या है, सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का, तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ISSF। पूछा जाता है इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो किया गया था वो 1907 में हुआ था। 1907 में गठन हुआ था। 1907 में इसका क्या हुआ था दोस्तों, गठन हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं 1907 में इसका नाम जो हुआ करता था, इसका जो नाम हुआ करता था 1907 में 1907 में इसका जो नाम हुआ करता था वो होता था इंटरनेशनल शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन। इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। इसका नाम जो था 1907 में इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन था। जो पूछा जाता है कि कब इसका नाम बदला गया, तो जो 1998 में बदल कर क्या रखा गया, ISSF कर दिया गया। बात ये आती है कि ISF का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है मूल हाथ से संबंध, इकॉनमी का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है मूल हाथ से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं मूलहास की बात करूं, तो मूलहास का अर्थ होता है कि जो किसी परिसंपत्ति को मूल में गिरावट को दर्शाता है, मतलब जब किसी परिसंपत्ति के मूल में गिरावट को दर्शाता है उसी को क्या कहा जाता है, मूलहास कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, तो बोला जा रहा है अचल संपत्ति उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण मूल होने वाली हानि को मूलहास कहा जाता है। बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया कि मूलहास का अर्थ ही होता है कि जब परिसंपत्ति के मूल में गिरावट को दर्शाता है। बोला जा रहा है मूलहास जो होता है अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता, ये भी बात सत्य है। इसमें एकदम जो गिरावट होती है एकदम चीजें, उसको शामिल नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला और दूसरा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है लेंडर पेस किससे संबंध है। लेंडर पेस का संबंध किससे है, तो लॉन टॉनिस। अच्छा, लॉन टॉनिस होता क्या है, तो लॉन टॉनिस की जो शुरुआत थी, वो इंग्लैंड में हुई थी, ठीक। लॉन लॉन टेनिस की जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड के एक जगह पड़ती है बर्मिंघम
में हुई थी। और ये जो शुरुआत हुई थी, ये जो शुरुआत हुई थी परगमम में 19वीं 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के अंतिम में 19वीं शताब्दी के अंतिम में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, बोला जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो अगर मैं गांधी इरविन समझौता की बात करूं तो गांधी इरविन जो समझौता था वो हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 को ये लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। लंदन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और यह एक राजनीतिक समझौता पूछा भी जाता है, ये कौन सा समझौता है? तो यह एक कौन सा समझौता? राजनीतिक। यह एक राजनीतिक यह एक राजनीतिक समझौता है। राजनीतिक समझौता था। ठीक है? ये ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, हाँ, महात्मा महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। इरविन एक व्यक्ति थे, ठीक है, इरविन के बीच में हुआ था। बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। एक क्वेश्चन और नोट डाल के आप यहाँ पर लिख लें, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसे इसे दोस्तों दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट के नाम से नाम से नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, राइटिंग आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी तो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका रिस्पॉन्स अगर सही रहा तो दोस्तों हम और भी जानकारी को ऐड करते चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि मैसूर दशहरा, अब आपको यहीं से कनेक्ट करना है कि मैसूर पड़ता कहाँ है। तो मैसूर ना तो केरल में पड़ता है, ठीक है, ना तमिलनाडु में पड़ता है, ना उड़ीसा में पड़ता है ये। तो मैसूर पड़ता कहाँ है? कर्नाटक में, बस, और आपको कुछ देखना ही नहीं है। तो ये कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। बात ये आती है कि कार्यक्रम, शाही जुलूस, सांस्कृतिक सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। अब हाथी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा ही जाता है कि हाथी किन किन राज्यों का राजकीय पशु है। तो 3 राज्य हैं, ये हमेशा याद रखना है। एक तो कर्नाटक का है हाथी, दूसरा केरल का भी है, और तीसरा झारखंड का। यहाँ पर यही जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा जो है ना वो दोस्तों है झारखंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कई बार पूछा गया है कि कर्नाटक का राजकीय पशु, केरल का और झारखंड का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है नवंबर 2023 तक भारतीय मूल की, यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है यूके, मतलब ब्रिटेन, की गृह सचिव थे। तो इसका नाम था स्वेला ब्रेवरमैन। ठीक है। ऋषि सुनक आप जानते होंगे। ऋषि सुनक वो व्यक्ति थे जो कुछ समय पहले इंग्लैंड के कौन थे? प्रधानमंत्री, मतलब यूके के पीएम रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा, यदि अंक 10-10 पर बराबर हैं तो खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त होती है। देखो ये एक तरीके से ये एक नियम होता है। जब 10-10 पर अगर कोई अंक बराबर हो जाता है तो वहां पर एक खिलाड़ी को 2 अंकों की बढ़त दी जाती है, जिससे गेम कि जीतने की जो चांसेस होते हैं वो सही हो जाते हैं, और गेम को बैलेंस रखने के लिए नियम लागू किया जाता है कि यहाँ पर 2 अंक की बढ़त कहीं ना कहीं क्या की जाती है? हासिल की जाती है। अब बात ये आती है कि टेबल टेनिस के संबंध में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, टेबल टेनिस
टेबल टेनिस के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो टेबल टेनिस के बारे में हम्म टेबल टेनिस का बात ये आता है कि इसका जो संचालन करता है, इसका संचालन, संचालन का मतलब होता है चलाना, रख रखा, मतलब एक तरीके से देखा, इसका जो संचालन करता है वो करता है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ, टेबल टेनिस महासंघ, ऐसे लिख लो, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म है ITTF, इस नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, द्वारा किया जाता है इसका संचालन। देखो फिर क्या मैंने बोला कि टेबल टेनिस, इसका जो संचालन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका जो गठन था 1988, गठन नहीं, इसको 1988 में, 1988 में टेबल टेनिस को, 1988 में टेबल टेनिस को, 1988 में टेबल टेनिस को ओलंपिक, ओलंपिक खेल बन गया था ये 1988 में, ओलंपिक में इसे क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था 1988 में टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल बन गया था। ये क्वेश्चन आया है, CGL में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। तो टेबल टेनिस को ओलंपिक में 1988 में शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1988 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस मंत्रालय ने अमेजन फॉर्च्यूनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करने की घोषणा की थी। तो ये जो मंत्रालय था ये जनजातीय कार्य मंत्रालय था। इसका काम क्या है जनजातीय कार्य मंत्रालय का, इसका काम है कि SC और ST, SC का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, SC का मतलब, SC का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, और ST का मतलब शेड्यूल, सॉरी, SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, और ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो इसे कहते हैं अनुसूचित जनजाति, मैं बोल रहा हूँ केवल, और इसे कहते हैं अनुसूचित, इसे कहते हैं अनुसूचित जाति इस वाले को, और इसे कहते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, होता क्या है, ये क्या करता है, इसका काम ये है कि SC और ST के समुदाय के विकास के लिए योजना बनाता है। कौन, जनजाति कार्य मंत्रालय। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि इस मंत्रालय को कब शामिल किया गया था, तो इस मंत्रालय को 1999 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1999 में इसे शामिल किया गया था। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में बताइए जनजाति कार्य मंत्रालय के केंद्रीय जनजाति मंत्रालय कौन, मतलब मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा है, इनका नाम है अर्जुन मुंडा। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने ये बताया आपको कि जनजातीय जो कार्य मंत्रालय है इसका काम है SC और ST के जो समुदाय होते हैं उनके विकास के लिए योजना बनाना। SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति, ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि इस समय जनजाति केंद्रीय मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा है। आइए हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो भारत दोस्तों दो देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, और ये दो देश हैं कौन कौन से, एक है दोस्तों श्रीलंका, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ठीक है, ये दो देश हैं जिनके साथ समुद्री सीमा क्या करता है, ये साझा करता है। क्वेश्चन ये है कि समुद्री सीमा के अलावा, समुद्री सीमा के अलावा, समुद्री सीमा के अलावा अगर देखा जाए तो भारत, समुद्री सीमा के अलावा अगर देखा जाए तो भारत है ना, और भी कई देशों के साथ सीमा साझा करता है, जैसे पाकिस्तान, वहाँ लगाते जाए, नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के बाद दोस्तों म्यांमार,
उसके बाद दोस्तों म्यांमार के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये कुछ देश हैं जिनके साथ भारत कहीं ना कहीं, और एक और रह गया मैन, चीन। ये कुछ देश हैं जिनके साथ भारत कहीं ना कहीं सीमा साझा करता है। ये दो जो हैं श्रीलंका और मालदीव, ये कहीं ना कहीं ये कौन सी सीमा है, ये समुद्री सीमा। लेकिन ये जो हैं जो मैंने बताए, ये समुद्री सीमा के अलावा है, मतलब ये कहीं ना कहीं स्थल सीमा को कहीं ना कहीं टच करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम पहले बोलेंगे बौद्ध धर्म का जो संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ, तो बिल्कुल सत्य है। अगर मैं बात करूं तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें बाद में गौतम जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित, जिसे शाक्य गढ़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इनकी बारी बारी में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध, तो इनका जो जन्म हुआ था, शॉर्ट में थोड़ा सा लिखना है, जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, नेपाल, नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के कहाँ पर हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अब मैं अगर इनके पिता की बात करूं, तो पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। इनके पिता का जो नाम था वो क्या नाम था, शुद्धोधन था। कौन सी कुल के थे, तो ये थे शाक्य कुल के। ये भी पूछ लिया जाता है, ये शाक्य कुल के थे। अगर मैं माता की नाम की बात करूं, माता कौन थी इनकी, तो माता का नाम था महामाया। ये भी पूछा जाता है ये कौन से कुल की थी, तो ये थे कोली वंश, एक कोली वंश चलता है, ये कोली वंश से थी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं निधन की बात करूं, तो माता जी को ऐसा बताया जाता है कि माता जी का जो निधन था, माता जी का जो निधन था वो बुद्ध के, या गौतम के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था, 7 दिन बाद निधन की माता। ठीक है, इतना समझ जाओ। अगर मैं निधन की बात करूं, तो निधन कहाँ पर हुआ था, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं बुद्ध को लेकर, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन से नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कुशीनगर है कहाँ पर, तो कुशीनगर पड़ता है दोस्तों यूपी में। कहाँ पड़ता है, यूपी में। और इसी घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, के नाम से जाना जाता है, समझ जाना दोस्तों। एक क्वेश्चन और रह गया। क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कितनी एज में घर छोड़कर चले गए थे, तो लगभग 29 साल बताया जाता है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ, लेकिन हम बारी बारी क्वेश्चन से डिस्कस करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी, तो ये था अनाज। देखो मैं बताऊं, आयात का मतलब होता है कहीं ना कहीं खरीदना। उससे पहले हो क्या रहा था, मैं हरित क्रांति की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता दूं। देखिए समय काल था 1966 का, और जब लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी यहाँ पर क्या हो चुकी थी 1967 में, सॉरी 1966 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उससे पहले आपको पता होना चाहिए 1964 में जवाहरलाल नेहरू निपट गए थे, जवाहरलाल नेहरू खत्म हो गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से देश कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूट चुका था, और यहाँ पर था क्या, यहाँ पर अनाज की बहुत ज़्यादा कमी थी। और आपको पता होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री ने इसी समय नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का। ठीक है, अनाज की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो यहीं पर जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति की अगर देखा जाए तो यहीं पर शुरुआत की थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। तो 1966 और 1967 में हमें अमेरिका से गेहूं लेने पड़े थे, और वो भी अमेरिका ने हमें कहीं ना कहीं गेहूं किस प्रकार के गेहूं दिए थे, तो जो
कुत्ते जो खाते हैं वो वाला गेहूं कहीं ना कहीं हमें प्रदान किया गया था, क्योंकि हम उस समय बहुत ही ज़्यादा आर्थिक स्थिति और उपज की स्थिति से बहुत ही ज़्यादा हम कहीं ना कहीं कमज़ोर थे। और इन दो नेताओं की यहाँ पर 1966 और 1964 में मृत्यु भी हो चुकी थी, तो भारत बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में था। बात यह है 1966 और 1967 की, जब हरित क्रांति की भारत में क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव, तो क्वेश्चन क्या है कि 1967 और 1966 और 1967 में भारत में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। शुरुआत हुई शुरुआत हुई थी। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो अधिक प्रभाव पड़ा था इसका, सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था, सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था, सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था दोस्तों गेहूं पर। ठीक है। और उसके बाद चावल पे। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए, हरित क्रांति के भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक हरित क्रांति का जनक हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन को माना जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अब देखो, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही 1966 और 1967 में मैक्सिको से जाकर कहीं ना कहीं ये गेहूं और चावल के उत्तम बीज लाए थे। तब जाकर यहाँ से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसलिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अभी कुछ ही समय पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था, इनके कहीं ना कहीं नाम का फुल फॉर्म देकर भी दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। नाम इनका क्या है, मैन कॉम्बू मन कॉम्बू सब मैन कॉम्बू सब सेवन, ये इनका पूरा नाम है। मन कॉम्बू सब सेवन, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये है कि हरित क्रांति, ये थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से कर देता हूँ। ठीक, आप नोट कर लेना वीडियो को रोक के। अब क्वेश्चन ये है कि हरित क्रांति, एक क्वेश्चन और पूछा गया है पेपर में ही आपके, कि हरित क्रांति शब्द जो है आता है, एक मिनट दोस्तों, हरित क्रांति जो शब्द आता है वो सबसे पहले हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति शब्द शब्द हरित क्रांति शब्द विलियम डॉक्टर विलियम गिडे डॉक्टर विलियम गिडे ने गढ़ा था। मतलब हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, हरित क्रांति का शब्द गढ़ा था। ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसके बारे में, विश्व के बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, कि विश्व के बारे में जानकारी क्या है। ठीक है दोस्तों, विश्व के बारे में जानकारी क्या है, हम थोड़ा सा वो ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर मैं विश्व की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलो को। ठीक है। किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलो लो ठीक को कहा जाता है। कहाँ से थे ये भी पूछा जाता है, तो ये अमेरिका के बहुत बड़े कृषि अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अमेरिका के थे, बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो 1970 में
शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन ये भी, एक क्वेश्चन और बनता है कि आधुनिक कृषि का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक कृषि का जनक भी नॉर्मन बोरलू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलू को। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि अगस्त 2023 में केंद्र में कैबिनेट सचिव गोवा के अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया, जो भारत के इतिहास में लंबे समय तक सेवारत रहने वाले कैबिनेट सचिव हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि सबसे लंबा समय तक कैबिनेट सचिव में कौन था। तो सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव में 1 वर्ष का अतिरिक्त समय काल दिया गया और इनका नाम था कैबिनेट राजीव गोवा। नाम याद रखना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है आपसे कि संविधान की कई तरह की सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सत्य बात है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्दिष्ट करना जो हमारे पास नागरिक के रूप में रहते हैं। अब नागरिकों के लिए संविधान द्वारा क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार होता क्या है? तो मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं वो एक संविधान द्वारा दी गई संपत्ति होती है जो जीवन, जो व्यक्तियों को जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक तरीके से। क्योंकि मौलिक अधिकार के बिना आप ये मान के चलें, आप किसी भी देश में जीवन कहीं ना कहीं जीना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ही हमें कहीं ना कहीं शक्तियाँ प्रदान करते हैं। जिस तरीके से संविधान सरकार को शक्ति प्रदान करती है, उसी तरीके से संविधान हमें भी मौलिक अधिकार देकर शक्तियों को कहीं ना कहीं क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। अब हम मौलिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहले मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में ये भाग 3 भाग 3 और अनुच्छेद की अगर बात करें, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक। ठीक है, अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो भाग 35 से लेके, ठीक है, 12 से लेके 35 तक। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेके 35 है। और भाग कौन सा है? भाग है 3। आपको पता होना चाहिए संविधान में 22 भाग तथा 395 कितने हैं? अनुच्छेद, उन्हीं में से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम, तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पॉइंट हो रहा है। अगर हम आगे बढ़ें तो बोला जा रहा है कि मूल संविधान में, अगर देखा जाए कि मूल संविधान में, अगर मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में इनकी जो संख्या थी, मूल संविधान में इनकी संख्या दोस्तों 7 थी। ठीक है, अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में कितनी है दोस्तों? वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को हटा के, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को हटा के अनुच्छेद अनुच्छेद 301 के तहत, देखो कुछ बातें मैं लिखता हूँ कुछ नहीं लिखता हूँ तो नोट कर लिया करो आप। अनुच्छेद 301 के तहत, 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। किसे? संपत्ति के अधिकार को। उसे कौन सा अधिकार बना दिया? तो कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मौलिक जो अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो वो यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? यूएसए से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको ये लिखना है कि कौन कौन से 6 हैं तो इनको भी मैं लिखवा देता हूँ। चलो, कौन कौन से 6 हैं या मैं बोल देता हूँ। जैसा पहला है, चलो मैं लिखवा ही देता हूँ इन्हें। ठीक है, आप नोट कर लेना यहाँ से, बाकी ऐसे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ। जैसे पहला,
पहला कौन सा है? पहला है दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये तो नॉर्मल है कि आप सभी जानते हो समानता का अधिकार, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18 तक, ये आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की मैं बात करूं तो ये 23 से, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर पेन नहीं चल रहा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 23 से 24 है। आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। चौथा कौन सा है? चौथा है दोस्तों धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से 28, ठीक है। ये कौन सा? 25 से 28। पांचवा कौन सा है? पांचवा है संस्कृति, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 से 30 तक, ठीक है दोस्तों। और मैं अगर छठवें की बात करूं तो छठवां कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों, उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आर्टिकल केवल 32 तक है, ठीक। फिर से समझ लो, थोड़ा और मैं साफ क्लियर कर देता हूँ। देख, पहला क्या था? पहला मैंने समझाया, ओहो सेट सेट सेट, पहला क्या था? पहला क्या था? पहला मैंने समझाया समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 22। आपको पता होना चाहिए, सॉरी आर्टिकल 32 आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके कोई अधिकारों को उल्लंघन करता है, जब भी आप उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी है, ठीक है। और अगर सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। किसी भी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है उस्ताद बिंदा खां का संबंध किससे है? तो उस्ताद बिंदा खां का संबंध सारंगी से है। कुछ मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको लिखवा दे रहा हूँ जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले बांसुरी वादक लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से बांसुरी वादक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार ये नाम पूछे गए हैं। जैसे हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया पूरा एक नाम है। फिर दूसरा है पन्ना लाल घोष, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पन्ना लाल घोष। ये दो नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बांसुरी वादक के लिए। फिर एक है तबला वादक, तबला वादक के लिए लिखवा देते हैं। तबला वादक के लिए कुछ नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे नाम है किशन महाराज, किशन, किशन महाराज। दूसरा नाम है जाकिर हुसैन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है जाकिर हुसैन, ठीक है दोस्तों। एक और नाम है जो कि CHSL 2020 में पूछा गया है, अल्लाह रखा, अल्लाह
रखा, ये कुछ नाम है। ये CHSL में पूछा गया है, SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कुछ शहनाई वादक लिखवा देते हैं। शहनाई वादक, अगर हम शहनाई वादक की बात करें तो एक हैं बहुत ज़्यादा, बिस्मिल्लाह खां, आपने नाम सुना होगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इनसे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खां। एक हैं अनंत लाल। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की जीवंत नृत्य शैली, इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है, ठीक है, और धीरे धीरे गद्य और कवांत संबंधों के साथ गति पकड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये किसके लिए है, तो बुंदेलखंड स्वांग, स्वांग क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली स्वांग। बात ये आती है बुंदेलखंड में आता क्या क्या है, तो बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड क्षेत्र होता क्या क्या है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे चित्रकूट, ठीक है दोस्तों, ये उसी के अंतर्गत आता है। बांदा उसी के अंतर्गत आता है, आपने अगर नाम सुना हो, ठीक है दोस्तों। झांसी, झांसी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। जालौन इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। हमीरपुर अगर सुना हो आपने, यूपी के हैं ये सब, हमीरपुर, ठीक है, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। ललितपुर, ललितपुर ये भी उसी के अंतर्गत आता है। छतरपुर ये भी उसी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों टीकमगढ़, टीकमगढ़ ये भी उसी के अंतर्गत आता है। दमोह और सागर ये कुछ MP के ज़िले हैं, ठीक है। और दतिया भी आता है, दतिया तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ये MP का जिला है, बहुत ज़्यादा। ये कुछ बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 5 IIT क्या किए गए थे, स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन ये है कि पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है, तो पंचवर्षीय योजना का मतलब था एक योजना आयोग गठित किया गया था, योजना आयोग। देखो देश आज़ाद हो गया था, देश आज़ाद 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में देश आज़ाद होने के बाद सरकार भी बन चुकी थी, ठीक है, और सरकार बनने के अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका था। अब देश को आगे बढ़ाना था, और देश कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में और कृषि क्षेत्र में हर चीज़ में कहीं ना कहीं देश पीछे था। तो हमें कहीं ना कहीं सरकार को, सरकार की हेल्प के लिए, सरकार को समझाने के लिए, सरकार को बताने के लिए कुछ ना कुछ एक रणनीति चाहिए थे, नियोजित करके सरकार को बढ़ना था। नियोजन का मतलब क्या होता है, रणनीति बनाना। तो नियोजन के लिए एक कहीं ना कहीं आयोग चाहिए था, उसी आधार पर नाम रखा गया योजना आयोग, ठीक है। ये कहाँ से आइडिया लिया गया था, तो ये आइडिया लिया गया था रूस से। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले योजना आयोग का चलन कहाँ पर था, तो सबसे पहले योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना का चलन सबसे पहले कहाँ पर था, तो विश्व में सबसे पहले रूस में, या उसी को हम USSR भी कह देते हैं। कहीं पर आपको USSR भी मिल सकता है, रूस सोवियत संघ जिसे हम, जो कि जिसका विघटन 1999 में हो गया, ठीक है। तो अगर मैं योजना आयोग की बात करूं तो योजना आयोग का सबसे पहले विश्व में जो चलन था वो पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग के अंतर्गत ही पंचवर्षीय योजना आई है, ठीक है। योजना आयोग का काम ही था कि हर 5 साल सरकार को, या 5 साल कहीं ना कहीं भारत के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ नियोजन करना, कुछ ना कुछ रणनीति बनाना, उसी को हम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखते थे। और सबसे पहले इसका जो चलन था वो रूस में किया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, ठीक। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जवाहरलाल नेहरू। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो PM रहा करते। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इसके पहले अध्यक्ष कौन हुए, तो पहले अध्यक्ष इसके हुए जवाहरलाल नेहरू। तो 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ, और यह पंचवर्षीय योजनाओं को कहीं ना कहीं टारगेट करता था, ठीक है। तो पहली अगर मैं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। ठीक है, ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, अब कौन सी मॉडल पर आधारित थे? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो गठन हुआ था 1951 से 56 तक। हाँ, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि पर जोर देना था। सबसे पहले हमें कृषि पर विकास करना था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, कृषि पर कहीं ना कहीं क्या करना था? जोर देना था। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहीं ना कहीं हमने औद्योगिकरण पर जोर दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई को मापा जाता है वो डेसिमल से नापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष की साक्षरता दर कौन सी है? केरल। देखो, ओवरऑल भी देखा जाए तो भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। सबसे पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा हम जनगणना के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम जनगणना के बारे में समझें तो अगर विश्व में सबसे पहले जो जनगणना की गई थी वो 1800 में की गई थी। और कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है, सबसे पहली जनगणना जो हुई थी। और अगर मैं भारत की पहली जनगणना की बात करूँ, ठीक है, तो भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। ठीक है, 1872 में किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और ये एक वायसराय हुआ करता था। अगर मैं पूर्ण जनगणना की बात करूं कि पूर्ण जनगणना भारत में कब हुई थी, तो अगर जनगणना की बात करूं तो पूर्ण जनगणना 1881 से स्टार्ट हो गई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये भी है। अब इससे कुछ नोट पॉइंट भी हैं कि पूछा जाता है जनगणना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, DSSS में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। सेकंड की बात करें, अगर सेकंड पूछा गया 2011 की जनगणना। अगर मैं 2011 की जनगणना की बात करूं तो 2011 की जनगणना 1872 से अगर देखी जाए तो ये 15वीं है। ठीक है, और अगर आज़ादी के बाद देखी जाए, आज़ादी की अगर बात देखी जाए, आज़ादी की अगर बात देखी जाए तो ये 7वीं थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद होती है। 10 साल बाद होती है, 10 साल का गैप लिया जाता है, 10 साल बाद होती है। ठीक है दोस्तों, 10 साल बाद होती है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश सिंगापुर के राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के बने थे? तो NV रमन्ना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको सच में ये सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, जिससे हम अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हों। धन्यवाद दोस्तों।